नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डेनियल सेल तथा उसकी संरचना के बारे में और साथ ही साथ हम इसकी क्रिया विधि को समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपके पास जो है, हमारे पास ये एक चित्र है, लेकिन इससे पहले हम कुछ और विशेष बातों के ऊपर ध्यान देंगे। तो बेटा, आज कुछ विशेष बातों के ऊपर सबसे पहले ध्यान देंगे, जिसमें देखिए सबसे पहले आ जाता है भैया कि आखिर ये जो आपका डेनियल सेल है, आखिर ये जो डेनियल सेल है, इसे ये क्या होता है। तो देखिए, ये एक प्रकार का, या कह सकते हैं कि एक मुख्य प्रकार का हमारे पास गैल्वेनी सेल होता है। ठीक, तो डेनियल सेल के बारे में कुछ जानने से पहले हम इसकी एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन को देख लेते हैं कि अगर कहीं पर भी रासायनिक ऊर्जा, या कह सकते हैं कि डेनियल सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। साथ ही साथ हमें ये जानना होता है कि इसमें कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसमें देखिए 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हम कहेंगे कि आपको समझना है। वैसे होता तो 2 ही अभिक्रिया है, उन्हीं दोनों अभिक्रियाओं से बात की तीसरी अभिक्रिया बनती है। तो सबसे पहले इसमें जो होता है वो क्या होता है बेटा, देखिए सबसे पहले जो इसमें होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन, यानी आपका उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो उसके बाद होता है बेटा क्या इसमें? रिडक्शन। फिर क्या होता है बेटा? इसमें रिडक्शन होता है, यानी अपचयन अभिक्रिया। और सबसे लास्ट और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। जी हाँ बेटा, रेडॉक्स। तो यहाँ पे 3 अभिक्रियाएं हैं, एक तो ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन और एक रेडॉक्स। इन तीनों के बारे में हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम तब जाकर अपने सेल को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन को हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया को समझने के लिए बस आप इतना समझ सकते हैं कि अगर किसी भी जगह पर इलेक्ट्रॉन की कमी आपको दिखे, ठीक, इलेक्ट्रॉन की कमी दिखे, सीधे सीधे तौर पर हम ये कह रहे हैं, यहाँ पर आपको समझने के लिए जितना चाहिए वो ये एकदम एक नंबर की बात होगी कि अगर आप ये समझ पाए कि अगर किसी भी तत्व पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तथा अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो हम यहाँ पे सीधा जान लेंगे कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास जिंक है, ठीक। अब अगर जिंक को हमने इसी तरीके से लिख रखा है, हमने जिंक को नॉर्मली ऐसे लिखा, ऐसे कर दिया, इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी के लिए हमारे पास 30 प्रोटॉन हैं और साथ ही साथ हमारे पास 30 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। तो यानी अगर जिंक को ऐसे लिखा गया है तो यहाँ पर क्या है? 30 इलेक्ट्रॉन है, 30 प्रोटॉन है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सोचिए कि अगर यहीं पे हम ये कह दें कि अगर हमने जिंक को ऐसे लिखा और ऊपर 2+ कर दिया, इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर 30 प्रोटॉन तो हैं, 30 प्रोटॉन तो हैं, पर 28 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गया बेटा? 28 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी ये जो 2+ है, इसका अर्थ क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। इसका अर्थ ये होता है, ये तब आता है बेटा कि जब जिंक में देखिएगा, इस बात को देखिए, जब जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाता है तो प्लस आता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अब क्या हो चुका है? यहाँ से बाहर हो चुका है, ठीक। तो यही जो आपको अभिक्रिया दिख रही है, यही ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। क्या? इसी को हम लोग अब उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर कहीं पर मान लेते हैं कि Cu है, कहीं पे मान लेते हैं Cu है और उसके बाद वो Cu2+ हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर चला गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? ऑक्सीकरण अभिक्रिया दिख रहा है। इसी तरीके से आपका जो फेवरेट होता है, आपका है कि नहीं, लेकिन मेरा तो भाई फेवरेट है, अगर यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का अगर हम देखें तो Na++ इलेक्ट्रॉन एक बाहर आपका चला जाता है। तो ये जो हम दिख रहा है हमें बेटा, ये हमारे लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है हमारे लिए, ठीक, एकदम याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं रिडक्शन के बारे में। तो जैसे ये था उसी तरीके से वो भी है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो रिडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो रिडक्शन क्या होता है? तो देखिए, रिडक्शन में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। वो क्या होगी बेटा? वो बढ़ेगी, याद रखेंगे। यहाँ पर इसको बढ़ावा मिलता है। जैसे कहीं पर Cu2+ था, इसके साथ आकर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, जिससे ये क्या हो गया? Cu। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन है, कोई समस्या नहीं। आगे देखते हैं, मान लेते हैं कहीं पे Zn2+ था और यहाँ पर अब क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन आके मिल गया, तो इसकी वजह से क्या हो गया? ये Zn हो गया।
इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि हमारे पास Na+ था और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो गया जो कि नेगेटिव था। अब ये क्या हो गया बेटा, देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये यहाँ पे सोडियम इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी यहाँ पे जो ऑक्सीकरण संख्या थी, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन था माइनस आयन, ये दोनों ऐड होकर क्या हो गए, एकदम पॉजिटिव यानी उदासीन अवस्था में पहुंच गए। और यही चीज हमारा क्या कहलाती है, रिडक्शन, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी वहां पे हम रिडक्शन को समझेंगे। अब ध्यान से सुनिए, जहां पर रिडक्शन भी हो, जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो, वहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया मानी जाती है। वहां पे क्या मानी जाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया मानी जाती है। और जो आपकी ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, यही आपकी क्या कहलाती है बेटा, यही आपकी सेल रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, सेल रिएक्शन कहलाती है। ये बात आपको याद रखनी है, यही आपकी क्या कहलाएगी, सेल रिएक्शन कहलाएगी। ठीक, तो सेल अभिक्रिया को सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पे Zn है प्लस उसके बाद Cu2+ है, ठीक, और उसके बाद रिएक्शन होता है तो Zn2+ हो गया और यहाँ पे Cu हो गया, तो यही हमारे पास सेल अभिक्रिया है। तो यानी जो आपको इस समय सामने दिख रही है बेटा, वो सेल अभिक्रिया है। ठीक, अब चलिए बात को समझते हैं और सेल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा डायग्राम जो है आपके सामने है। अब इसमें कुछ बातों को हम समझेंगे, देखिए किन किन बातों को किस किस तरीके से, किस किस लेवल से समझा जाएगा, ये बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अब ध्यान से समझिएगा कि आपको इस जो है एक वर्ग के अंदर कह सकते हैं, एक बॉक्स के अंदर आपको क्या दिख रहा है बेटा, एक डायग्राम दिख रहा है। इसमें आपको दो टैंक दिख रहे हैं, एक टैंक इधर है, एक टैंक इधर है, दो टैंक हैं। इन टैंकों में देखिएगा, इन टैंकों में आपको दिख रहा है बेटा, आपको दिख रहा है कि इस साइड कुछ चीज भरा है, और बेटा आपको एक चीज और दिख रहा है कि इस साइड भी कुछ चीज भरा है। ठीक, तो ये जो आपको ये वाला दिख रहा है बेटा, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है बेटा, ये जिंक सल्फेट है। ये क्या है बेटा, ZnSO4 है। और ये क्या है बेटा, ये CuSO4 है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये आपका Zn यानी जिंक सल्फेट है। ये जो आपको ये दिख रहा है, इसमें जिंक सल्फेट है और इसमें क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट है। उसके बाद क्या है बेटा, देखिए इसके बाद ये आपको एक रॉड दिख रही है, ये जो आपको एक जिंक की रॉड दिख रही है, ध्यान दीजिएगा। और एक रॉड आपको इधर दिख रही है, ये वाली रॉड जो कि कॉपर की रॉड है। ठीक, तो अब देखिएगा होता क्या है, जब जिंक सल्फेट में, ध्यान से बात को समझिएगा, इस बात को समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। देखिए ये जो है भैया, ये सिस्टम, इसमें आपका ये अपघट्य है। ये क्या है बेटा, अपघट्य है ना। तो जब इसमें जिंक के इलेक्ट्रोड को हम लोग डुबोते हैं तो क्या होता है कि इस इलेक्ट्रोड से, ध्यान दीजिएगा, इस इलेक्ट्रोड से यहाँ पर, ये इस इलेक्ट्रोड से यहाँ पर क्या निकल के आएगा भैया, Zn2+ निकल के आएगा और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा। और ये प्रक्रिया बार बार चलेगी, फिर Zn2+ यहाँ पे आएगा, फिर दो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे बैठ जाएगा, फिर यहाँ Zn2+ निकलेगा, ठीक, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ढेर सारे दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब होता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जब वो यहाँ पर इकट्ठा होने लगेंगे तो इस CuSO4 से, इस CuSO4 से Cu2+ जाके इसी इलेक्ट्रोड पर वापस चिपक जाएगा। ठीक, और वो दो इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या कर लेगा बेटा, वो दो इलेक्ट्रॉन, देखो Cu2+ है ना, अगर वो दो इलेक्ट्रॉनों को पा जाता है तो क्या कर लेगा बेटा, वो कर लेगा Cu, यानी धीरे धीरे क्या होगा बेटा, ये पतली होती चली जाएगी और ये मोटा होता चला जाएगा। यानी ये वाला इलेक्ट्रोड क्या होगा, ये पतला होता चले जाएगा और ये क्या होता चला जाएगा बेटा, मोटा होता चला जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जब कि देखिए, अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि एक समय ऐसा आएगा कि जब यहाँ इसमें बहुत सारे Zn2+ हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से धारा बहना बंद हो जाएगी। अब एक बात आपको याद रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा ये है तो धारा के प्रवाह की दिशा ये होगी। साथ ही साथ आप ये बात याद रखिए, अगर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सब 2- था, इसके कारण ये वाला पक्ष हमारा क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है, और यहाँ पर सब प्लस वाला आ रहा था, इसलिए ये कैथोड कहलाता है। ठीक, अब ये जो बीच में आप देख रहे हैं शॉर्ट ब्रिज यानी लवण सेतु इसे कहते हैं,
इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है KCl, इसमें क्या होता है KCl। तो सोचिएगा कि जब इस साइड में Zn2+ बहुत ज्यादा हो गया तो इधर क्या होने वाला है, तो ई जो इस साइड में है वो इस साइड में क्या होगा कि जब Zn2+ बहुत ज्यादा हो गया तो यहाँ पर 2Cl माइनस, 2Cl माइनस, 2Cl माइनस आएगा और यहाँ पे ZnCl2 बनेगा। किस साइड बेटा, इस साइड, यहाँ पर, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आपका ZnCl2 बनेगा। और इस साइड क्या होगा, इस साइड SO4, इस साइड SO4 2 माइनस है तो यहाँ पे K2K आएगा, माफ करिए, यहाँ पर K2K+ आएगा, जिससे ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर K2SO4 बन जाएगा और ये धारा इसी तरीके से चलती रहेगी। तो बेटा यही है इसकी संरचना, यही इसकी संरचना है बेटा, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से अगर आपको समझ में आया हो ये चीज तो हमें जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।